वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय कुमार रावल आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th NCERT से संबद्ध इतिहास विषय से अनुभाग 2 चैप्टर 8 संस्कृतियों का टकराव टेस्ट एवं अभ्यास कार्य। टेस्ट एवं अभ्यास कार्य शुरू करने के पहले आप मेरे YouTube चैनल योर डेस्टिनेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की सूचना आपको समय पर मिल सके। इन टेस्ट एवं अभ्यास कार्य में आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ तैयार कर पाएंगे निबंधात्मक प्रश्न भी। सीखने का एक नया तरीका, एक नया अनुभव। आप स्वयं भी इस टेस्ट में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्लास 11th टेस्ट एवं अभ्यास कार्य अनुभाग 2 से चैप्टर 8 संस्कृतियों का टकराव। सबसे पहले आपको अपना नाम ऐड करना है, पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर जो भी हो आपके, और संस्था का नाम। अब हम टेस्ट शुरू कर रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न, अरावाक समुदाय के लोग पेड़ों के खोखले तनों से जो नौकाएं बनाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? नाव, डोंगिया, हैमक या केरेवल? तो इसका राइट आंसर है डोंगिया। जैसा कि आप फीडबैक में देख पा रहे हैं, डोंगिया, अरावाक समुदाय के लोग जो पेड़ों के खोखले तनों से नाव बनाते थे उन्हें डोंगिया कहते थे। ओके, यहाँ पर आपको एक और अन्य ऑप्शन दिया था, नाव। तो नाव क्या है? स्पेनिश भाषा में बाहरी जहाज को नाव कहा जाता था। यह भी आप जरूर याद रखिएगा। एक और ऑप्शन था आपके पास केरेवल। तो केरेवल क्या है? छोटे हल्के जहाज़ों को केरेवल कहा जाता था। और हैमक अरावाक लोगों में प्रचलित एक प्रकार का झूला है जिसको हैमक कहा जाता था। यहाँ पर चारों ऑप्शन जो बताए गए थे उसका अर्थ बतलाया गया है। माना कि एग्जाम में किसी भी प्रकार से वस्तुनिष्ठ तैयार हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एजटेक लोगों द्वारा मैक्सिको झील में कृत्रिम टापू बनाए गए थे। इन कृत्रिम टापुओं को क्या कहा जाता था? कुजको, चिनाम्पा, कैरवेल या हैमक? तो इसका राइट आंसर है चिनाम्पा। एजटेक लोगों द्वारा मैक्सिको झील में जो कृत्रिम टापू बनाए गए थे, यह कृत्रिम टापू सरकंडे की बड़ी बड़ी चटाइयाँ बुनकर तथा उन्हें मिट्टी और पत्तों से ढककर ऐसे कृत्रिम टापू बनाए जाते थे। इन कृत्रिम टापुओं को चिनाम्पा के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ आप ये भी याद रखिएगा, इंका साम्राज्य की राजधानी कुजको थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एजटेक साम्राज्य को किसने विजिट किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस, फ्रांसिस्को पिजारो, हर्मन कॉर्टेस या केब्राल? तो इसका जो राइट आंसर है, हर्मन कॉर्टेस ने एजटेक साम्राज्य को विजिट किया था। यहाँ पर जो अन्य ऑप्शन दिए हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्रिस्टोफर कोलंबस ये जो था, इसने 1492 ईस्वी में नई दुनिया अर्थात अमेरिका की खोज की थी। इसने भारत के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था और यह भारत की खोज के लिए ही आया था, लेकिन यह भारत न पहुंचते हुए एक नई दुनिया में पहुंच गया था जिसको बाद में अमेरिका नाम मिला है। ओके, फ्रांसिस्को पिजारो जो स्पेन का निवासी था, उसने 1532 ईस्वी में इंका राज्य पर अधिकार कर लिया था। इंका राज्य के बारे में हम आगे और भी पढ़ेंगे। और एक और ऑप्शन था आपका केब्राल। तो केब्राल ने ब्राजील की खोज की थी। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, अमेरिका का नामकरण किसके नाम पर किया गया? क्रिस्टोफर कोलंबस, अमेरिगो वेस्पुस्सी, मैंको कपाक या अताहु अल्पा? तो इसका राइट आंसर है अमेरिगो वेस्पुस्सी। जो अन्य ऑप्शन आपको बताए गए थे, मैंको कपाक, यह इंका साम्राज्य का प्रथम शासक था। आपको पता होना चाहिए, इंका साम्राज्य का प्रथम शासक मैंको कपाक। एक और ऑप्शन था आपका अताहु अल्पा, यह इंका साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक था और इसके ही समय में 1532 ईस्वी में फ्रांसिस्को पिजारो ने हमला करके इस साम्राज्य पर अपना अधिकार
कर लिया था, पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था फ्रांसिस्को पिजारो ने इंका साम्राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माया सभ्यता के अंतर्गत शहरी राज्यों के मुखिया को क्या कहा जाता था? हेलेक यूनिट, हेलेक यूनिक, हेलेक संगठन या हेलेक? तो इसका राइट आंसर है हेलेक यूनिक। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात भी आपको पता होना चाहिए, माया सभ्यता का जो केंद्र था वह मध्य अमेरिका में मैक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास तथा युकातन थी और माया सभ्यता का आरंभ 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट है, कलमेका तथा तेपोकल्ली नामक विद्यालय किस सभ्यता से संबंधित थे? माया सभ्यता, इंका सभ्यता, एज़टेक सभ्यता या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है एज़टेक सभ्यता। एज़टेक सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ बताई गई है। एज़टेक सभ्यता के लोगों ने 12वीं शताब्दी में मैक्सिको की मध्यवर्ती घाटी में आकर बस गए थे तथा एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। इनके द्वारा स्थापित राज्य की 2 राजधानियां थी। यहाँ पर एक और वस्तुनिष्ठ तैयार हो रहा है आपका, एज़टेक सभ्यता की 2 राजधानियां कौन कौन सी थी? तो इसके नाम हैं टेनोकटलान एवं टेल्टेलोको के नाम से जाने जाते हैं। ये 2 राजधानियां थी और इस सभ्यता को टेनोको सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। एक और महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ आपका तैयार हो रहा है। अब जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं वह एक से अधिक विकल्प या सभी विकल्प सही हो सकते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन आपके तैयार होंगे यह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ साथ निबंधात्मक प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं, तो इन प्रश्नों को आप विशेष रूप से देखिएगा। ऐसे कौन से कारण थे जिनसे 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नौचालन को सहायता मिली? ओके, ऑप्शन है आपके पास, कुतुबनुमा का आविष्कार, 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया जिससे व्यापारिक मार्ग बाधित होने से, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि और छापे खाने का आविष्कार। तो जितने भी बिंदु बताए गए हैं, पॉइंट्स बताए गए हैं, ये सभी सही हैं और ये सभी 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नौचालन को सहायता मिली थी इन सभी के कारण। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे जरूर तैयार करें। तो ये प्रश्न आपका तैयार हो गया है, आप फीडबैक में देख पा रहे हैं सभी बिंदु सही है। यूरोपीय नौचालन, नौचालन समझ गए होंगे, नौकाओं के माध्यम से, जहाज़ों के माध्यम से या सामुद्रिक यात्राएं जो की गई थी उसके जो बिंदु बताए गए हैं सभी सही है। कुतुबनुमा का आविष्कार आप सब जानते हैं, कुतुबनुमा के आविष्कार से आप पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं इसके पूर्व लेसन में। कुतुबनुमा का अर्थ होता है दिशा सूचक यंत्र, तो दिशा सूचक यंत्र अर्थात कुतुबनुमा के माध्यम से सामुद्रिक यात्राएं सुगम हो गई। दूसरा है 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था जिससे व्यापारिक मार्ग बाधित हो गया था, इसके कारण उन्होंने नए समुद्री मार्ग की खोज की। विज्ञान और नए तकनीकी क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में कई सारी अभूतपूर्व उपलब्धियां हुई, कई आविष्कार हुए जिसके कारण यूरोपीय नौकाचलन में सहायता मिली। और महत्वपूर्ण है छापे खाने का आविष्कार। छापे खाने का आविष्कार अर्थात प्रेस के माध्यम से ही कई सारी नई नई वस्तुओं, चीज़ों के बारे में जानकारी मिल पाई जिसके कारण यूरोपीय नौचालन में सहायता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरावाक समुदाय की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी? है ना, हमने पहले ही क्वेश्चन में चर्चा की थी अरावाक समुदाय के बारे में। अब इनकी विशेषताएं कौन कौन सी है? इस समुदाय के लोग बहुत शांतिप्रिय थे, बिल्कुल बहुत शांतिप्रिय लोग थे यह लोग डोंगियां बनाने में निपुण थे। ओके, यह भी सही है। यह लोग खेती, शिकार, मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करते थे, बिल्कुल यह लोग खेती करते थे, खेती के साथ साथ शिकार और मछली पकड़ना भी इनके जीवन यापन का साधन था। यह लोग मुख्य रूप से मक्का, मीठा आलू तथा अन्य किस्म के कंदमूल उगाया करते थे, बिल्कुल अरावाक समुदाय की यह भी मुख्य विशेषता है। यह लोग जीववादी थे अर्थात यह निर्जीव में भी जीव मानते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ से आपका एक और वस्तुनिष्ठ तैयार हो सकता है, जीववादी। जीववादी कौन होते हैं? जो निर्जीव वस्तु में भी जीव की कल्पना करते हैं, ठीक है, वह जीववादी होते थे। ओके, तो यहाँ जितने भी बिंदु बताए गए हैं सब सही है। तो एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका तैयार हुआ है, यह आप जरूर नोट करें अपनी कॉपी में और इसको याद भी करें इन बिंदुओं को। अगला क्वेश्चन है आपका, माया सभ्यता की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी थी? तो माया सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। मक्का की खेती माया सभ्यता का प्रमुख आधार थी, बिल्कुल सही, यह आपकी पहली विशेषता बन रही है। यहाँ पर कभी आ जाए कि मक्का की खेती सबसे पहले कहाँ की जाती थी तो आप लिख सकते हैं माया सभ्यता में, है ना, अमेरिका की है माया सभ्यता, प्रसिद्ध है।
माया सभ्यता के लोग कृषि के अतिरिक्त कपड़े बुनना, कपड़ों को रंगना, चटाई बनाना, झूले बनाना आदि कार्य करते थे। बिल्कुल करते थे माया सभ्यता के लोग। इस सभ्यता के लोग बहुदेववादी थे। बहुदेववादी अर्थात कई प्रकार के भगवान की पूजा करते थे, कई सारी देवताओं की यह पूजा करते थे। समाज में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि प्रथा भी प्रचलित थी। बिल्कुल। माया सभ्यता की महत्वपूर्ण उपलब्धि पंचांग का निर्माण थी। बहुत महत्वपूर्ण है, माया सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पंचांग है। इसके बारे में हम आगे क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। तो यह महत्वपूर्ण उपलब्धि थी पंचांग की। माया सभ्यता के लोग लेखन कला से परिचित थे। उनकी लिपि चित्रात्मक होने के साथ साथ ध्वनि संकेतों पर आधारित थी। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ में आ सकता है माया सभ्यता की लिपि कौन सी थी, तो चित्रात्मक थी और ध्वनि संकेतों पर आधारित थी। तो ये भी राइट है। तो जितने भी माया सभ्यता की मुख्य विशेषताएं बिंदुवार बता रखी है, ये सभी सही हैं। तो एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका तैयार हो गया है, इसको भी आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करें। एग्जाम में निश्चित ही किसी एक सभ्यता के बारे में परीक्षा में आता ही आता है। या तो एजिटेक सभ्यता के बारे में आ सकता है, इंका सभ्यता के बारे में आ सकता है, या माया सभ्यता के बारे में आ सकता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन कौन सी नई खाद्य वस्तुएं दक्षिण अमेरिका से बाकी दुनिया में भेजी जाती थी? तंबाकू, बिल्कुल। गन्ने की चीनी, मीठे आलू, लाल मिर्च और रबर। यहाँ जितने भी जो वस्तुएं बताई गई है, यह दक्षिण अमेरिका से बाकी दुनिया में भेजी जाती थी। तो एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका तैयार हुआ है। यह आपका 2 नंबर में कहीं ना कहीं इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको जरूर तैयार करें कि कौन कौन से नई खाद्य वस्तुएं दक्षिण अमेरिका से बाकी दुनिया में भेजी गई। तो जो दिखाई दे रही है, ये सभी आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रांसिस्को पिजारो ने किस प्रकार इंका साम्राज्य पर विजय प्राप्त की? उसने सोना चांदी के देश के बारे में कई कहानियां सुनी थी। बिल्कुल। इंका साम्राज्य के बारे में सोने चांदी का देश माना जाता था और उसके बारे में उसने कई सारी कहानियां बचपन से ही सुनता चला आ रहा था। तो उसकी बहुत रुचि हुई कि हमें भी इंका साम्राज्य पर एक समय विजय प्राप्त करूं। उसने इंका के शासक अताहुआल्पा को धन देने के बाद भी बंदी बना लिया। बिल्कुल। अताहुआल्पा ने, यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है, आप जरूर इसको ध्यान रखिएगा। अताहुआल्पा जो इंका साम्राज्य का शासक था, काफ़ी धनी था। उसने लगभग एक कमरे भर सोना देने का फ्रांसिस्को पिजारो को आह्वान किया कि आप ये सोना ले लीजिए और मुझे मुक्त कर दीजिए। लेकिन उसने सोना भी ले लिया और अताहुआल्पा को बंदी बनाकर मार दिया गया। इंका साम्राज्य में लूटपाट की। बिल्कुल। इंका साम्राज्य को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया और लूटपाट की। वहाँ की स्थानीय चांदी की खदानों पर अपना अधिकार करके वहाँ के स्थानीय लोगों को गुलाम बना लिया। बिल्कुल। सोना और चांदी का देश, पहले चर्चा कर चुके, अभी बताया मैंने आपको। तो वहाँ चांदी की कई सारी खदानें थी, तो उस पर अपना अधिकार कर लिया और वहाँ के स्थानीय लोगों को गुलाम बना दिया। यह भी सही है। उसने वहाँ की स्थानीय दुश्मनी का लाभ उठाया। वहाँ का जो शासक था, वहाँ आपस में ही गृह युद्ध जैसी स्थिति वहाँ पर थी, इसका उसने पूरी तरीके से फायदा उठाया। तो जो भी बिंदु बताए गए हैं सब सही है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक और तैयार हुआ है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, किन कारणों से स्पेन एवं पुर्तगाल ने 15वीं शताब्दी में अटलांटिक महासागर को पार जाने का साहस किया? अटलांटिक महासागर को पार जाने का साहस 15वीं शताब्दी में स्पेन और पुर्तगाल के जो किया था, तो इसके कारण आपको यहां पर बिंदुवार बताए गए हैं। देखिएगा, स्पेन और पुर्तगाल दोनों देश अटलांटिक महासागर पर स्थित थे। बिल्कुल सही। जब आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अटलांटिक महासागर के आसपास स्पेन और पुर्तगाल दोनों देश स्थित थे। दोनों देशों ने सामुद्रिक शक्ति के विकास के लिए कई सारे प्रयास किए। बिल्कुल, सामुद्रिक शक्ति को बढ़ाने के लिए इन्होंने कई सारे प्रयास किए थे। पुर्तगाल के नाविक राजकुमार हेनरी की नौकायन में विशेष रुचि थी। यह भी एक महत्वपूर्ण है। पुर्तगाल का जो नाविक राजकुमार हेनरी वहाँ का राजकुमार था, तो इसकी भी काफ़ी रुचि थी नौकायन में, तो यह भी एक कारण बना। स्पेन के राजा फर्डिनेंड एवं इसाबेला ने भी सामुद्रिक यात्राओं के लिए प्रेरित किया। स्पेन के जो राजा थे फर्डिनेंड और इसाबेला, इनकी भी सामुद्रिक यात्राओं में काफ़ी रुचि थी, तो कई सारे यात्रियों को प्रेरित भी किया, तो यह भी एक कारण बना। दोनों देशों के नाविकों ने सोना चांदी की चाहत में ज़्यादा से ज़्यादा सामुद्रिक यात्राएं की। बिल्कुल, कई सारे आसपास के कई सारे देशों के बारे में इन्होंने सुन रखा था, तो इनकी चाहत भी
एक कारण बनी है। तो जितने भी बिंदु बताए गए हैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक और आपका आईएमपी क्वेश्चन तैयार हुआ है, तो ये सभी बिंदु सही हैं, आप जरूर नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सही जोड़ी। एक भाग में आपको दे रखा है टेनोका सभ्यता, लैटिन अमेरिका, एज़टेक सभ्यता के अंतर्गत प्रशासन की भाषा, महत्वपूर्ण पंचांग, नगरों का साम्राज्य, कैपिटलिज्म एंड स्लेवरी नामक पुस्तक के रचनाकार। और ऊपर वाले भाग में आपको दे रखा है माया सभ्यता, एरिक विलियम्स, दक्षिण अमेरिका, नाहुआट, एज़टेक सभ्यता और इंका साम्राज्य। तो टेनोको सभ्यता अभी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। एज़टेक सभ्यता को ही टेनोको सभ्यता भी कहा जाता है, तो ये इसका राइट आंसर है। लैटिन अमेरिका, तो लैटिन अमेरिका, दक्षिण अमेरिका को लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ है, आप जरूर तैयार करें। लैटिन अमेरिका को ही दक्षिण अमेरिका भी कहा जाता है। एज़टेक सभ्यता के अंतर्गत प्रशासन की भाषा जो थी वो थी नाहुआट। ओके, महत्वपूर्ण पंचांग अभी हम चर्चा कर चुके हैं इसके पहले। माया सभ्यता का महत्वपूर्ण पंचांग, आगे क्वेश्चन आएगा, हम महत्वपूर्ण पंचांग के बारे में चर्चा करेंगे। नगरों का साम्राज्य, नगरों का साम्राज्य माना जाता है इंका साम्राज्य। इंका साम्राज्य कई प्रकार के नगर, प्रसिद्ध नगर थे जो नगरों के साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। ओके, और कैपिटलिज्म एंड स्लेवरी नामक पुस्तक के रचनाकार एरिक विलियम्स है। ओके, तो ये आपकी सही जोड़ी भी यहां पर तैयार हो गई। अब हम आ गए हैं हमारे अंतिम प्रश्न। माया सभ्यता के पंचांग के बारे में आप क्या जानते हैं, स्पष्ट कीजिए। अभी मैंने आपको बताया था कि हम अगले क्वेश्चन में चर्चा करेंगे, तो इसी क्वेश्चन में हमें पंचांग के बारे में स्पेशल यहाँ पर देखना है। और यह जो क्वेश्चन है आपका अभ्यास प्रश्न है ना, इसमें अंक आवंटित नहीं किए गए हैं। टेस्ट से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो हम पूरे कर चुके हैं। इसका आंसर माया सभ्यता की महत्वपूर्ण उपलब्धि जो थी यह थी पंचांग का निर्माण थी। यद्यपि माया सभ्यता के पंचांग में एक वर्ष में 365 दिन ही होते थे, किंतु एक वर्ष में 18 माह होते थे, है ना। जैसे वर्तमान की बात करें तो 12 माह होते हैं एक वर्ष में, लेकिन माया सभ्यता का जो कैलेंडर था उसमें 18 माह होते थे तथा प्रत्येक माह में 20 दिन ही होते थे। इस प्रकार एक वर्ष के 18 माह में 360 दिन होते थे तथा वर्ष के शेष 5 दिनों को दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता था, है ना, उनको अच्छा नहीं मानते थे। तो एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका तैयार हुआ है, यह भी प्रश्न 2 नंबर में आता ही आता है, तो आप इसको जरूर नोट करिएगा। यहाँ पर जैसे हमने भी माया सभ्यता के पंचांग के बारे में चर्चा की, ऐसे ही एज़टेक सभ्यता का भी एक पंचांग था, वो भी काफ़ी प्रसिद्ध पंचांग था, लेकिन उसमें जो दिन होते थे वो मात्र 260 दिन ही होते थे। एक वर्ष में 260 दिन ही होते थे। ओके, अब हम इसको सबमिट कर देते हैं टेस्ट को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं व्यू स्कोर आपको दिखाई दे रहा है, इसके नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है सी प्रीवियस रिस्पॉन्स, ये टेस्ट किसने दिया आप देख सकते हैं। एडिट योर रिस्पॉन्स, जो टेस्ट आपने दिया उसको आप एडिट कर सकते हैं। सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, एक बार फिर से आप यह टेस्ट दे सकते हैं। अब हम चलते हैं व्यू स्कोर पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 30 आउट ऑफ 30 अंक प्राप्त कर चुके हैं, तो निश्चित ही जो टेस्ट हमने अभी हल किया है वो सभी आंसर सही हैं आपके। आप स्वयं भी इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। और मेरे YouTube चैनल योर डेस्टिनेशन को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की सूचना आपको समय पर मिल सके। जय हिंद, जय भारत।